नारद संचार के सभी दर्शकों को अनिल जैन का प्रेम भरा नमस्कार। आज दिन रविवार और सुबह 10 बजे जैसा मेरा वायदा था, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं ज्योतिष से संबंधित, उनका मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अतिरिक्त भी आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी उनका भी जवाब देने में। और मेरी सिर्फ आपसे यही एक गुजारिश है कि आप एक बार में एक ही प्रश्न पूछें। और अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है आपको, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अपना बर्थ डिटेल यानी जन्म का तारीख और समय और जन्म का जगह, किस जगह आपका जन्म हुआ है, वो आप मुझको ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आपका उत्तर दे पाऊँ। और मुझे कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले पंकज शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1983 है। समय शाम का 6:30 बजे और जगह देहरादून। आप आर्मी में काम कर रहे थे, आर्मी से रिटायर हुए हैं और पूछना चाहते हैं कि दोबारा से जॉब कब तक लगेगा। मैंने इनका बर्थ चार्ट देखा। इस समय जो दशा इनकी चल रही है, वो गुरु का मेन पीरियड चल रहा है, महादशा। और गुरु में जो है वीनस का पीरियड है, सॉरी, गुरु में जो इस समय पीरियड चल रहा है, चंद्रमा का पीरियड चल रहा है, जो कि 27 फरवरी 21 तक रहेगा। और इस समय जो गोचर है, खास तौर से मैं दो ग्रहों की बात करूंगा, बृहस्पति और शनि का। दोनों ही इनके लिए फेवरेबल है। और शनि का गोचर क्योंकि इनके लग्न में आ गया है, तो बहुत ही एक शुभ है। और गुरु भी जो है नवंबर में, अभी क्योंकि वक्री चल रहा है और वक्री करके अपने ये धनु राशि में चला गया है और मकर राशि में नवंबर में आएगा। और दोनों के दोनों ग्रह, गुरु और शनि, इनके लग्न में आ जाएंगे गोचर में नवंबर के महीने में। और मैं कहूँगा कि वो नवंबर के महीने में और नवंबर के शुरू से लेकर मिडिल तक, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में इनको जॉब मिल जाना चाहिए। और जॉब भी इनके इच्छा के अनुसार ही मिलेगा, मतलब ये उससे सेटिस्फाइड रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कोई मतलब परेशानी आएगी, और ये उसको ज्वाइन भी कर लेंगे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती एक्चुअली। और मेरी भी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से इनका नौकरी इनकी लगे दोबारा से वापस जो है, और अच्छी जगह पर लगे। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ये चंदन सिंह जी ने पूछा है कि भारत और चीन के जो रिश्ते आजकल बहुत गर्मा गर्म चल रहे हैं, वो पिछले अगले 4-5 महीनों में हमारे चीन के साथ या हमारे भारत के चीन के साथ संबंध कैसे रहेंगे। मैंने भारत का जो हॉरोस्कोप है उसको एग्जामिन किया, और जो इस समय प्लैनेट की पोजीशन चल रही है हमारे गोचर में भी, उसको भी देखा मैंने। और मुझे लगा कि ये नवंबर तक जो हालात इस समय हैं वैसे ही चलते रहेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा या कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा। जैसा चल रहा है वैसा कहीं चलता रहेगा कि एक संदेह पूर्वक स्थिति रहेगी कि क्या होगा। हर व्यक्ति के मन में यही इच्छा रहेगी कि पता नहीं क्या होने वाला है। बट मैं कुछ बातें आपको बता दूं पहले, कि जहाँ तक वार का सवाल है, लड़ाई का सवाल है, उसकी कोई भी संभावना नहीं है। हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि भारत और चीन के बीच में कोई युद्ध होने वाला है। युद्ध की कोई भी संभावना नहीं है। और ये जो हालात हैं, हालात इसी तरह से चलते रहेंगे। डाउटफुल पोजीशन में कोई भी हाई लेवल पर कोई बातचीत भी नहीं होगी। और जैसा कि प्रतीत होता है ग्रहों की स्थिति से, कि नवंबर के अंत में जाकर देश के दोनों देशों के बड़े नेता आपस में बात करेंगे, और दिसंबर के महीने में देखेंगे कि जो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, और स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक सामान्य हो जाएगी। तो हम भी आशा यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी
जो भारत और चीन के संबंध हैं वो नॉर्मल हों, और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं चाहता कि वार हो दोनों देशों के बीच में। दोनों महान देश हैं, इसलिए वार होने से दोनों का ही नुकसान होगा, और दोनों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और नवंबर के एंड के बाद ही, क्योंकि नवंबर तक कोई संभावना नहीं है कि कोई बहुत ही हाई लेवल पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर के शुरू में मुझे लगता है कि दोनों देश के बड़े नेता आपस में बात करेंगे, और बात करने के बाद कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। एक सुधीर जी हैं देहरादून में, उन्होंने भी एक प्रश्न किया है। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य की से जो ग्रह है सूर्य, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या रिजल्ट उसके पॉसिबल हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि जो सन प्लैनेट है, जो सूर्य प्लैनेट है, वो हमारी सोल को, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट या दिल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है। और यही एक प्लैनेट है, ग्रह है, जो हमें उच्च पद हमारी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी प्राप्ति कराता है, और स्टेटस देता है, अथॉरिटी देता है। और जहाँ तक यश की अगर हम बात करें, तो यही प्लैनेट है जिसकी ब्लेसिंग से हमको यश मिलता है हमारी लाइफ में। अदरवाइज यश मिलने की कोई संभावना नहीं होती है। जब तक हमारे पास सूर्य की ब्लेसिंग ना हो, तब तक लाइफ में आपको फेम नहीं मिल सकता। सुधीर जी ने प्रश्न किया है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो सूर्य की स्थिति हमारे हॉरोस्कोप में कैसी है, और क्या हमें उससे फायदा होने वाला है। देखिए, ग्रहों की जो हमारे ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों को मानते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, और साथ में हम राहु केतु को भी मानते हैं, उनकी भी गणना करते हैं, और उनके बेसिस पर भी हम जो इवेंट का प्रिडिक्शन या एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करते हैं। जहाँ तक सूर्य का सवाल है, सूर्य को राजा माना गया। अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट कंसिडर करें तो सूर्य को राजा माना गया। सूर्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्लानेट है ज्योतिष में। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो सूर्य है हमारी ज़िंदगी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सूर्य के बिना या सूर्य की एनर्जी के बिना कुछ समय भी नहीं चल सकती। तो सूर्य को इतनी ज़्यादा एक अहमियत दी गई कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लानेट है हमारे लिए। और ज्योतिष में हर प्लानेट की उच्च नीच राशि होती है। उच्च का मतलब होता है कि वो प्लैनेट की बहुत स्थिति, अच्छी स्थिति मानी गई, और नीच का मतलब होता है कि वो प्लैनेट जो है वो स्थिति बहुत खराब है। और इसके अतिरिक्त जो हर प्लैनेट है वो किसी ना किसी राशि का स्वामी होता है, किसी की ना किसी राशि के ऊपर उसका लॉर्डशिप होती है। तो सूर्य का जहाँ तक सवाल है, जो हमारा लियो साइन है, लियो साइन के ऊपर इसकी लॉर्डशिप है। इसका मतलब जो लियो राशि है, अगर सूर्य लियो राशि में होता है तो हम कहते हैं कि वो अपनी राशि में है। और दोनों ही चीज़ें, अगर कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो उसको शुभ माना गया। और अगर वो उच्च का है, और जहाँ तक सूर्य का सवाल है, उसका जो उच्च की राशि है वो मेष राशि है, एरी साइन है। तो सूर्य अगर मेष राशि में होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। और उसके बाद अगर सूर्य सिंह राशि में है तो भी अच्छा माना जाता है। तो ये दोनों जो है सूर्य की एक अच्छी स्थिति हैं। और इसके अतिरिक्त किसी भी ग्रह की स्थिति अगर हमें जन्म पत्री में देखनी होती है, तो भी बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके साथ जो ग्रह का, किन किन ग्रहों का संबंध है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किन किन ग्रहों का संबंध है। और कुछ प्लैनेट जो ज्योतिष में माने गए अशुभ माने गए, कुछ प्लैनेट को हमने कहा कि शुभ होते हैं, वो शुभदायक होते हैं, कुछ अशुभदायक होते हैं। और ज्योतिष में जो सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु और केतु हैं, इनको अशुभ ग्रह माना गया। इसके अतिरिक्त जो अ, गुरु है और शुक्र हैं,
ये दोनों के दोनों ग्रह जो है बहुत ही शुभ माने गए। इसका मतलब जब उनकी दशा होती है तो हमें नॉर्मली जो है रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं। अब बाकी दो ग्रह बचते हैं, चंद्रमा और बुध। बुध जो है प्लैनेटरी कैबिनेट में एक बच्चा है, प्रिंस है, राजकुमार है। और जैसा आप जानते हैं कि अपने किसी भी छोटे बच्चे का कोई अपना नेचर नहीं होता। उसका नेचर डिपेंड करता है कि वो संगति कैसी है, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में देखते हुए हैं कि अगर कोई जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको बुरी संगति से बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बचाते हैं कि उनमें कहीं गलत संस्कार ना पड़े उनके जो है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अ, हमारे बच्चों पर कोई भी गलत संस्कार ना पड़े और उनकी संगति अच्छी रहे। अच्छे बच्चों की संगति हम चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे। वही यहाँ पर ज्योतिष में भी बुध के बारे में कहा गया, बुध ग्रह के बारे में, कि बुध ग्रह के अपने रिजल्ट नहीं होते और बुध ग्रह को जिन ग्रहों का संगति होती है या एसोसिएशन होता है, उसके हिसाब से अपने रिजल्ट देते हैं। और अगर बुध के साथ अशुभ ग्रहों का संबंध है तो बुध अशुभ हो जाता है, और अगर बुध के साथ शुभ ग्रहों का संबंध है तो वो शुभ हो जाता है। और जैसा कि जहाँ तक चंद्रमा का सवाल है, चंद्रमा का देखिए रोज साइज बढ़ता है, साइज जो है चेंज होता रहता है। तो हम कहते हैं कि मून इज अ प्लैनेट ऑफ चेंज, एक चेंज कराता है चंद्रमा जो है। और चंद्रमा देखिए कि जो हमारा एक ल्यूनर मंथ या चंद्रमास होता है, वो एक जो पूर्णिमा से पूर्णिमा का जो टाइम होता है, समय होता है या दौरान होता है, उस दौरान को हम एक ल्यूनर मंथ कहते हैं, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा। और पूर्णिमा से जो अ, चंद्रमा का साइज कम होना शुरू होता है और अमावस्या के दिन आप देखते हैं कि चंद्रमा का साइज सबसे कम हो जाता है। फिर अमावस्या से चंद्रमा का साइज बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन हमारा जो चंद्रमा है उसका साइज पूरा हो जाता है। ये जो महीने का दौरान है चंद्रमास का या लूनर मंथ का, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। और दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया कि पूर्णिमा से अमावस्या का जो समय है उसको हमने कहा कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मकसद मतलब होता है डार्क, मून इज गेटिंग डार्कर। और जो अमावस्या से पूर्णिमा का समय हुआ उसको हमने कहा शुक्ल पक्ष। इट मीन्स शुक्ल मीन्स की वाइटर, मून इज गेटिंग वाइटर या ब्राइटर। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का साइज बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का साइज जो है कम होता चला जाता है। तो हमने दो पक्ष किए, पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। और चंद्रमा का जहाँ तक शुभ और अशुभ का सवाल है, तो अगर हम एक एज ए लेमैन अगर हम कंसिडर करें, साधारण आदमी की तरह जिसको कुछ पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का साइज जब भी आधा या आधे से ज़्यादा होगा, चंद्रमा का साइज जब भी आधा या आधे से ज़्यादा होगा, तब हमने कहा कि चंद्रमा हमारे लिए शुभ होता है और बाकी समय में चंद्रमा अशुभ होता है। और चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज़्यादा कब होगा, तो अगर हम इसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर, देखिए जो पक्ष हैं दोनों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनको हमने 15-15 तिथियों में डिवाइड किया। तिथि जैसे हम इंग्लिश कैलेंडर में डेट्स होती हैं, ऐसे ही हमारे जो ल्यूनर कैलेंडर में उनको हम तिथि बोलते हैं कि तिथि है। तो हमने तिथियों में डिवाइड किया, इसको कृष्ण पक्ष को भी और शुक्ल पक्ष को भी 15-15 तिथियों में डिवाइड किया। और डिवाइड करने का तरीका अलग है, क्योंकि अगर आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि जो ल्यूनर मंथ है उसका बेसिस क्या है। लूनर मंथ है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। सूर्य और चंद्र जो उनकी आपस में जो गति होती है उसके ऊपर बेस्ड है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक पर्टिकुलर पोजीशन में आते हैं, विशेष स्थिति में आते हैं, तो हमारे महीने की शुरुआत होती है और दोबारा से जब वही पोजीशन वापस आती है तो महीने की समाप्ति होती है। और जो सूर्य और चंद्र की विशेष स्थिति के बारे में कहा मैंने कि पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनका मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 180 डिग्री होती है पूर्णिमा के दिन।
और ये एक महीने की शुरुआत है और अमावस्या के दिन ये दूरी घटते घटते बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा जो है वो बिल्कुल साथ साथ हो जाते हैं। फिर इनकी दूरी बढ़ना शुरू होती है और पूर्णिमा के दिन फिर दोबारा से इन दोनों के बीच की दूरी 180 डिग्री हो जाती है। तो इस दौरान को कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 180 डिग्री थी और उस समय को हम पूर्णिमा का समय कहते हैं, जब महीने की शुरुआत हुई और दोबारा से जब वही स्थिति आएगी, जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी दोबारा से 180 डिग्री होगी, तब महीना की समाप्ति होती है। तो अब जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, उसको हमने 15-15 तिथियों में डिवाइड किया। अब आप सोचेंगे कि तिथियों में हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो जैसा मैंने कहा कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में सूर्य और चंद्रमा की दूरी में 180 डिग्री का अंतर आता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 180 डिग्री होती है और अमावस्या के दिन ये दूरी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसे ही जब अमावस्या से पूर्णिमा की हम बात करें तो अमावस्या के दिन डिस्टेंस जीरो होता है और पूर्णिमा के दिन फिर डिस्टेंस 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब एक पक्ष में अगर हम कृष्ण पक्ष भी लें या शुक्ल पक्ष भी लें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं कि 180 डिग्री को 15 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और जब 180 डिग्री को आप 15 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 12 डिग्री का अंतर आता है, तब हमारी एक तिथि समाप्त हो जाती है। और देखिए ये जो प्लैनेट हैं उनका मूवमेंट सेम नहीं होता। दे डोंट मूव विद द सेम स्पीड, क्योंकि जो पाथ है उनका वो इलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ नहीं होता। उनकी स्पीड में चेंज आता रहता है। तो ये जो 12 डिग्री की दूरी है उसका कोई नियत समय नहीं है। ये 12 डिग्री की दूरी किसी भी टाइम हो सकती है और जैसे ही ये 12 डिग्री की दूरी होगी हम कहेंगे कि एक डेट खत्म हो गई या एक तिथि हमारे पास खत्म हो गई एक्चुअली में। और हमने क्या किया कि जो एक पक्ष है उसको हमने अलग अलग 15 तिथियों में डिवाइड किया और एक तिथि में सूर्य और चंद्र की बीच की दूरी का जो अंतर आता है वो करीब 12 डिग्री का होता है। अभी एक सवाल आ रहा है, मैं थोड़ा अपने आप को रोक रहा हूँ यहाँ पर। हमारे उत्तराखंड से ब्रज मोहन जी ने एक सवाल पूछा है। उनका जन्म तिथि 16 जनवरी 81 है। टाइम शाम का 7:30 बजे का है और पिथौरागढ़ में उनका बर्थ हुआ है। तो एक मिनट में आपसे जरा इन्होंने लिखा है कि इनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, हमेशा परेशान रहते हैं और काफ़ी इनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन जो इनकी विचारधारा है वो अभी तक ठीक नहीं है। तो मैं इनका ये हॉरोस्कोप देख रहा हूँ कि इनके जो लग्न में है वो राहु स्थिति है और जो 4 प्लैनेट हैं, सन, मार्स, मरकरी और केतु, वो अ, 7वें घर में प्लेस्ड हैं और वहाँ से जो शनि का गोचर अब हो रहा है और पर्टिकुलरली जब शनि का गोचर मकर राशि में हुआ हमारे करीब 24 जनवरी 2020 को, तो पोजीशन उससे और भी खराब हो जाती है। और ये सन, मार्स और केतु के ऊपर शनि का जो गोचर हो रहा है इस समय बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये इंडिकेट करता है कि जो
उनकी मानसिक हालत है या इवन जो हेल्थ है वो बहुत ठीक नहीं है इस समय जो है। और जहाँ तक जो दशा का सवाल है, वो जुपिटर केतु का पीरियड चल रहा था, वो भी जून में ही खत्म हुआ है। अब जुपिटर वीनस का पीरियड शुरू हुआ। जुपिटर केतु का पीरियड काफी खराब था। और इसके अलावा भी क्योंकि शनि का गोचर वहां पर हो रहा है इनके जो मारक स्थान में, जहां पर सन, मार्स, मरकरी और केतु, 4 प्लैनेट ऑलरेडी प्लेस्ड है वहां पर। तो ये एक खराब गोचर है। और डेफिनेटली 1-2 महीने में, या मैं कहूँगा सितंबर के बाद, कुछ सुधार तो आएगा मानसिक स्थिति में। लेकिन जो ओवरऑल पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। और जो शनि का गोचर है वो काफ़ी इनको परेशान भी करेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, जो सन के ऊपर जब भी सैटर्न का गोचर होता है, और यहाँ तो सन, मार्स, केतु 3 मेलेफिक प्लैनेट हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनके ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, जो कि एक बहुत ही एक खराब स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति को काफ़ी परेशानी भी होती है। और 2-3 चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सूर्य के लिए कुछ उपाय इनको करना चाहिए। और सूर्य का उपाय बहुत सिंपल है, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से करेंगे, बिना किसी परेशानी के हम उपाय कर पाएंगे। एक कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करें या सूर्य के ऊपर जल चढ़ाएं। और सूर्य को जल देने का बहुत ही एक सिंपल तरीका है कि आप एक तांबे का बर्तन लीजिए या तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी डालिए, और पानी में कुछ दाने चावल के, कुछ दाने चीनी के, और थोड़ा सा रोली जिससे कि हम तिलक लगाते हैं, वो अगर डाल देंगे, और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके नहाने के बाद अगर वो जल सूर्य को अर्पित करेंगे, तो सूर्य जो है कि शांति हो जाएगी। सूर्य हमारे लिए बहुत फायदा करेगा इनको। और इसके अतिरिक्त भी अगर सुबह और शाम को गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वो भी इनके लिए बहुत फायदा है, बहुत अच्छा रहेगा। और इन दोनों चीज़ों के करने से आप देखेंगे कि इनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। और आ, बेहतरीन, मतलब पर्टिकुलरली जो, क्योंकि सन की शांति हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि काफ़ी इनका सुधार होगा। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि दशा चेंज हो गई है अभी, और दशा चेंज होने से थोड़ा थोड़ा सुधार तो अपने आप आने लगेगा। लेकिन शनि का गोचर फिर भी बहुत खराब है सन के ऊपर, तो इसलिए सन का उपाय करना बहुत जरूरी है इस समय। और ये 2 ही उपाय हैं कि आप सन के ऊपर जल अर्पित करिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। ये 2 चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा उससे। और मुझे लगता है क्योंकि दशा में भी सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है इनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि हमने कृष्ण पक्ष को और शुक्ल पक्ष को 15-15 तिथियों में डिवाइड किया, 15-15 डेट्स में। और हमने कहा कि जैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी में 12 डिग्री का अंतर आएगा, हमारी एक तिथि पूरी हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, गोल पाथ में मूव नहीं करते, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते। तो उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। तो हमें पता नहीं कि 12 डिग्री का अंतर कब आएगा। ये दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और ये टाइम फिक्स्ड नहीं है, बट हमारी जो तिथि का कंप्लीशन होने का टाइम वही है, क्योंकि हमारा कैलेंडर उसी के ऊपर बेस्ड है। अब एक साधारण आदमी क्या करे? एक पंचांग लेकर तो घूम नहीं सकता वो। और ना ही किसी को मालूम है कि हो सकता है कि ज्योतिष में या हिंदी सिस्टम में कुछ तिथियां होती हो, बट ए नॉर्मल पर्सन इज नॉट कंसर्न विद दैट। और ना ही वो कोई पंचांग लेकर घूमेगा कि कब तिथि खत्म हो रही है, कब खत्म और कब शुरू हो रही है। तो हमने एक रूल बनाया कि जिस सनराइज के टाइम सनराइज के टाइम जो भी तिथि होगी, सनराइज के टाइम जो भी तिथि होगी, वो उस दिन की तिथि पंचांग में इंडिकेटेड की जाएगी कैलेंडर में। तो हम उसको जो है उस दिन की तिथि मान लेते हैं, भले ही वो तिथि सनराइज के 2 मिनट बाद खत्म हो जाए, लेकिन हमने उसको उस दिन की तिथि मान लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं हिंदू सिस्टम में,
दे आर ऑल बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर। और आप देखते हैं हर बार ऐसा होता है कि कोई भी जब फेस्टिवल होता है तो कुछ लोगों का विचार होता है कि ये फेस्टिवल आज है और कुछ कहते हैं कि कल है। हमेशा एक दिन का अंतर आता है और हम सभी परेशान होते हैं कि ये कैलेंडर कैसा है जिसकी वजह से हम सबको मुसीबत में डाल दिया। लेकिन नहीं, ये मैं जैसा बताऊंगा आपको कि इससे अच्छा साइंटिफिक कैलेंडर नहीं हो सकता कोई भी। और जिसने भी बनाया हमारा लूनर कैलेंडर, इट्स सो साइंटिफिक, सो वंडरफुल, देयर कैन नॉट बी अ बेटर कैलेंडर देन दिस। तो एनीवे, जो जहाँ तक ये जो भ्रम का सवाल है कि हम त्योहार किस दिन मनाएं, उसमें जिनको मालूम है या थोड़ा सा भी ज्ञान है ज्योतिष के बारे में, तो हम जैसे कहते हैं कि लेट अस से कि दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। और हम सभी को मालूम है कि हम शाम के समय उसका पूजन करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमें शाम के टाइम देखना है कि अमावस्या है या नहीं है। और जब हमको ज्ञान हो जाता है ज्योतिष का, तो हम पंचांग की सहायता से ये मालूम कर लेते हैं कि जिस टाइम हमें फेस्टिवल बनाना है उस टाइम वो तिथि है या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आज मान लीजिए कार्तिक की अमावस्या है और कैलेंडर में आज का दिन इंडिकेटेड दिया हुआ है कि आज के दिन कार्तिक की अमावस्या है और हमें दीपावली शाम को मनानी है। अब जो एक लेमैन होगा वो तो यही कहेगा कि कैलेंडर से जाऊंगा मैं तो आई विल गो बाय द कैलेंडर, आई एम नॉट कंसर्न विद ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। तो वो कैलेंडर के हिसाब से जाता है, वो कहता है नहीं आज लिखा हुआ है कैलेंडर में और आज इसलिए मैं तो आज दिवाली मनाऊंगा। लेकिन जब हमने देखा कि जो तिथि थी अमावस्या की तिथि, वो सनराइज के 1 घंटे के बाद खत्म हो गई। पूरे दिन भर वो तिथि है ही नहीं, और खास तौर से शाम के टाइम तो वो तिथि है ही नहीं। तो हम लोग कहेंगे नहीं, अमावस्या तो पहले दिन थी, हमें पहले दिन दीपावली मनानी चाहिए थी। और वैसा ही करना भी चाहिए। और जिनको ज्ञान होता है वो अपने तिथियों को देखकर अपना जो फेस्टिवल है या जो भी मुहूर्त है या जो भी काम करना होता है उसके हिसाब से करते हैं। अदरवाइज जो है बाकी जो लेमैन होता है वो हमेशा यही देखता है कि जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जाता है। हम इस कैलेंडर के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्रश्न आया है मेरे पास। देहरादून से आरती जी ने एक प्रश्न पूछा है अपने बेटे के बारे में। उनका जो जन्म तारीख है 10 दिसंबर 2010 है, समय दिन में 2:07 का। लिखती हैं कि वो काफ़ी इमोशनल है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हम क्या करें? एक बार उनकी जन्मपत्री देखते हैं हम। मैं इनकी जन्मपत्री देख रहा हूँ, आरती जी के बेटे की। और ये जो समस्या इन्होंने लिखी है कि ज़्यादा इमोशनल है या कॉन्फिडेंस कम है इस समय, उसका एक कारण है कि इस समय जो इनके बेटे की साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी का भी दूसरा फेज चल रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि चंद्रमा के ऊपर एकदम से उसी साइन में, उसी राशि में शनि का भी गोचर हो रहा है। और ये जब शनि का गोचर चंद्रमा के आसपास होता है, और यहाँ तो बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर ही गोचर हो रहा है इस समय, तो हमारे मन के ऊपर काफ़ी दबाव डालता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और मून हमारे इमोशन का भी कारक है, तो हमारे इमोशंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम हमेशा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और ये सारा रीजन जो है उसी की वजह से है। और जो जहाँ तक प्लैनेट की पोजीशन है, इनका गुरु जो है बच्चे का लग्न में है और वो भी अपनी राशि में है। और इसको हम कहते हैं कि एक 5 महापुरुष योग होते हैं, तो उसमें से जो हंस महापुरुष योग होता है वो बन रहा है। प्लैनेट की पोजीशन
अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, सन भी 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये जो शनि का गोचर है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है, उसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। तो इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक तो सोमवार के दिन अगर बच्चे के हाथ से चावल अगर किसी भी फीमेल को, गरीब फीमेल को आप दे देंगे, स्त्री को दे देंगे, वो काफ़ी फायदा करेगा। और इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि शनि का गोचर खराब है, शनि की साढ़े साथी खराब है, और शनि के लिए भी शनिवार के दिन किसी भी काली चीज का दान करना बच्चे के हाथ से, बच्चे का हाथ लगाकर, वो काफी शुभ होता है। तो अगर ऐसा करेंगे, और नहीं तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल और शनिवार के दिन बच्चा अगर थोड़ी सी पूजा करेगा हनुमान जी की, उससे भी उसको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टेम्परेरी चीज़ है, और धीरे धीरे इसमें अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और बच्चे का जहाँ तक हॉरोस्कोप का सवाल है, बहुत अच्छा है। और साढ़े साथी के दौरान तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, ये तो बहुत छोटा बच्चा है तो इसकी कोई गलती नहीं है, और जो आपने लिखा है वो बहुत ही एक स्वाभाविक चीज़ है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, और जैसे मैंने अभी ल्यूनर कैलेंडर डिस्कस कर रहा था, वो हम करते रहेंगे, और अगले इतवार को हम फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।